So we are going to start with next chapter, that is structure of atoms and nuclei. And as I'm expecting कि आप लोग इसके बेसिक्स देख के आए हो. बेसिक्स मतलब आपको क्या क्या पता होना चाहिए. डेल्टन्स मॉडल इज इरेलेवेंट हियर सीईटी के लिए. रुदरफोर्ड मॉडल पे एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है. बोहर्स मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो बोहर्स मॉडल का पहला पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट, which tells you electron revolves in orbit. Necessary centripetal force is given by electrostatic force of attraction between electron and nucleus. मतलब mv square by r equal to 1/4 pi epsilon 0 e square by r square. Then आपको पता होना चाहिए what is Bohr's second postulate. Only those orbits are allowed. आपको याद होगा एटम में एक न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं. तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π. देन ऐसे ऑर्बिट्स को आप बोलते हो स्टेबल ऑर्बिट्स. तो ये पता होना चाहिए. इनको छोड़ के कोई भी और ऑर्बिट अलाउड नहीं है. देन थर्ड पोस्टुलेट. तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि इमिशन कब होगा. इमिशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा. मतलब En माइनस Ep इक्वल टू एच न्यू. तो ये तीन बेसिक चीजें पता होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम CET 2020 यूजिंग बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. What is rotational energy in the second orbit for a diatomic molecule? Second orbit, n equal to 2. Rotational energy. You should know rotational energy from first chapter moment of, याद होगा rotational motion में हमने moment of inertia derive किया था. तो half I omega square. This is what rotational kinetic energy. जो नए हो अच्छे से समझ लो. नहीं भी याद रहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं याद है कोई बात नहीं. डू यू रिमेम्बर व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन? हाफ mv स्क्वायर. हाफ की जगह पे हाफ, v की जगह पे ओमेगा. और मास इज इनर्शिया इन लीनियर मोशन एंड I इज इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. इतना भी याद रहा तो हो गया. देन अगर आपको याद होगा आप ऐसा करते हो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास कर लेते हो. तो mv स्क्वायर बाय 2m से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास. तो ये क्या हो गया? मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m. गुड. तो यू शुड रिमेम्बर दिस बेसिक. हमको पूछा क्या था? हमको पूछा है व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट. तो what you will do here is it is half I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे. I से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि I से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम मतलब L का स्क्वायर बाय I. बट अगर आपको याद है अभी मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट व्हाट इज L? nh/2π. गुड. तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. देयरफॉर यू विल गेट E इक्वल टू 1/2 और नीचे है I 1/2I nh/2π का स्क्वायर. ऑप्शन देख लेना एक बार. तो पाई स्क्वायर दिख रहा है मतलब हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है. तो n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर. लेकिन कौन सा ऑर्बिट बोला है? सेकेंड. तो n की वैल्यू कितनी? 2. देयरफॉर रोटेशनल एनर्जी कितना? 1/2I. 2 का स्क्वायर इज 4 h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 4 कैंसल. तो क्या आएगा? h स्क्वायर अपॉन 2I पाई स्क्वायर. तो h स्क्वायर अपॉन 2I पाई स्क्वायर देखो कहाँ पे? h स्क्वायर अपॉन 2I पाई स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन? B. Done. This is how you are supposed to solve this question. Option number B. All right. So from next time when you have, जब इस चैप्टर में तो नहीं आएगा लेकिन रोटेशनल मोशन में जब भी क्वेश्चन आया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली पता होना चाहिए.
इट इज एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2i। अगर ये पता होता तो नंबर ऑफ स्टेप्स यू विल रिक्वायर इज लेस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the ground state in Bohr's first orbit of hydrogen atom to velocity of light is। आपको पूछा है अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के कौन से ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट का रेशो कितना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर v ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। तो व्हाट इज दिस, what is the equation for this? Something something complete. Do not remember, this is not a good sign. ठीक है, if you do not remember, let me tell you how to recall things. पहला Bohr's postulate, mv square by r equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e square by r square। क्यों ऐसा? क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व हो रहा है, कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस। और हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए E इंटू ई स्क्वायर। अभी आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो माइनस ही होता है, हाँ माइनस ही होता है, करेक्ट है, लेकिन ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो एक्चुअली इन रियलिटी इट शुड बी माइनस, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, करेक्ट। ये है किसका, हाइड्रोजन। अब अगर किसी और एटम के लिए बोला होगा तो डिफरेंस क्या आएगा, इतने आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज गिवन बाय जेड, जेड इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा, सिंपल। अब ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट अगर आपको याद होगा, मैंने अभी बताया, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता है mvr विच इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, करेक्ट। अब यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपको v स्क्वायर मिल सकता है, v स्क्वायर अगर चाहिए तो m को सिर्फ यहाँ पे कर दूंगा मैं डिवाइड, ये आ गया आपका पहले पोस्टुलेट से v का स्क्वायर, तो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट यू हैव दिस एज v स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट। सिमिलरली फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट you get v again which is nh upon 2 pi mr, करेक्ट। इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा आएगा, v स्क्वायर और v स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम तो राइट हैंड साइड इज आल्सो भी सेम, तो यहां से आपको मिलेगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r और m और m गया, एक r और एक r भी गया, देन यहां से आपको मिल जाएगा 4 और 4 भी गया, पाई और पाई भी गया, यहां से आपको मिल जाएगा इक्वेशन फॉर r। व्हाट इज इक्वेशन फॉर r, r को शिफ्ट कर दो, बाकी सबको इधर लाओ, राइट। तो r वहां गया, ऊपर क्या बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन यहाँ क्या बचा, पाई, पाई और क्या बचा m और क्या बचा z एंड ऑफ कोर्स e स्क्वायर। इसी को आप ऐसा लिखते हो, इसको आप ऐसा लिखते हो h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर और n स्क्वायर और z को लिख देते हो बाहर, दिस इज r। हमें क्या चाहिए था, v, हमको क्या मिला, r। v कहां से लाओगे, कहां से लाओगे v, v कहां से लाओगे, सिंपल, look at this equation, what is mvr, nh upon 2 pi, तो mvr was nh upon 2 pi, mvr, but what is r, h square epsilon 0, of course यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर भी है, राइट, अपॉन में क्या था, पाई m e स्क्वायर इंटू z,
H H N N पाई पाई M M गया। तो V इक्वल टू बराबर क्या आएगा Z और क्या आएगा T स्क्वायर अपॉन 2 क्या बचा H एप्सिलॉन 0 0 बाय n। ये आ गया V का इक्वेशन E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन 0 Z बाय n। यही आएगा श्योर। अगर हाइड्रोजन आइटम है तो Z की वैल्यू 1 गुड तो 1 डाल देना फॉर हाइड्रोजन आइटम। तो अब नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम से यू आर सपोज टू नो दिस। तो व्हाट इज V फटाफट E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन 0 Z की वैल्यू 1 क्योंकि यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन एटम। यहाँ तक क्लियर राइट। हमें क्या फाइंड करना है रेशियो ऑफ V by C। व्हाट इज सो बिग डील V by C डन। E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन 0 n और साथ में C। अभी ऐसा कुछ मिला तो ठीक। E स्क्वायर कहाँ पे है E स्क्वायर कहाँ पे है यहाँ पे है 2 एप्सिलॉन 0 HC 2 एप्सिलॉन 0 HC और आगे बोला था ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। तो फॉर ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू कितनी आएगी 1 तो पुट 1 तो V by C इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 2H एप्सिलॉन 0 C ऑप्शन नंबर C। तो you see it is option number C done। next question okay। Just a minute। ओके तो अगला क्वेश्चन है रेशियोज ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू सेकेंड लेवल। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता है क्या व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स। Do you remember what was 1 upon lambda formula? Yes. R, Rydberg constant. What was the value of it by the way? 2.097 into 10 power minus 7 plus 7. Okay, तो plus 7. 1 by lambda equal to R. ये क्या था? 1 upon P square minus 1 upon N square. What was P? लोअर ऑर्बिट जिस पे ट्रांजिशन होगा। व्हाट इज एन हायर ऑर्बिट जिससे ट्रांजिशन होगा। तो एन इज हायर ऑर्बिट पी इज लोअर ऑर्बिट। 1 by लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 by पी स्क्वायर माइनस 1 by एन स्क्वायर। हमें क्या पूछा है रेशियोज ऑफ एनर्जीज। व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन एच नो। व्हाट इज नो सी बाय लैम्डा। वेरी गुड। तो ये इसको सिर्फ क्या करना है इसको आपको सिर्फ सी और लैम्डा से सी H C बाय लैम्डा तो H एंड C यहाँ पे भी H एंड C क्या बन गया ये एनर्जी राइट। तो पहले केस में ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है सेकेंड टू फर्स्ट। तो इन द केस 1 यू विल राइट डाउन RHC और पहले केस में एज यू नो ट्रांजिशन कहां हो रहा है 1 पे। कहां से हो रहा है 2 से। तो 1 by 1 minus 1 by 2 का स्क्वायर मतलब 1 minus 1 by 4। व्हाट इज 1 minus 1 by 4 3 by 4। तो 3 by 4 RHC। सेकेंड केस में ट्रांजिशन कहां से हो रहा है हाईएस्ट लेवल मतलब कौन सा लेवल इंफिनिटी। कहां पे हो रहा है सेकेंड ग्राउंड स्टेट नहीं हाईएस्ट टू सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड केस में P की वैल्यू 2 और N की वैल्यू इंफिनिटी। तो एनर्जी कितना RHC 1 by 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर P स्क्वायर था ना 2 स्क्वायर। व्हाट इज इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी। व्हाट इज 1 अपॉन इंफिनिटी 0। वेरी गुड। तो क्या आ गया RHC 1 by 4 minus 0 मतलब कितना RHC by 4। रेशियो निकालना है दोनों को डिवाइड कर दो
What is E1 by E2? Simple. What is E1? 3 by 4 RHC. What is this? 1 by 4 RHC. RHC by 4 cancel. So 3:1. Option number B, 3:1. So imagine कि आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं है, कौन सा 1/λ, right? Then what to do? You can take one more method, which is, अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी गिवन ऑर्बिट में इट इज ऑलवेज -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले केस में ट्रांजिशन कहां से कहां था? सेकेंड टू फर्स्ट। तो पहले केस में बोल रहा हूँ, पहले केस में E2 माइनस E1, इसको मैं अब बोल दूंगा डेल्टा E1, मतलब केस 1। वहां पे मैं E1 पहले केस का एनर्जी डिफरेंस लिया है, E2 सेकेंड केस का एनर्जी डिफरेंस लिया है। यहाँ पे हम सिर्फ नोटेशन चेंज कर रहे हैं, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 मतलब -13.6 बाई 2 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस, व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस? प्लस 13.6 बाई 1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप 13.6 को निकाल लेना बाहर, 1/4 विथ अ नेगेटिव साइन, प्लस 1। व्हाट इज 1 माइनस 1/4? 3/4। तो 13.6 अपॉन 3/4। सिमिलरली केस 2 में ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? हाईएस्ट से लोएस्ट, मतलब E इंफिनिटी लोएस्ट, सेकेंड ऑर्बिट बोला है ना, लोएस्ट सेकेंड लेवल बोला है, तो E2। दिस इज ऑफ कोर्स 0, क्योंकि 13.6 बाई इंफिनिटी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। E2 तो अभी फाइंड किया, कितना है? 13.6 बाई 4, 13.6 बाई 4, ये कितना आ गया? 0। और क्या बचा फिर? 13.6 बाई 4, तो 13.6 बाई 4। तो आपको क्या फाइंड करना था? रेशो। तो डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2। डेल्टा E1 कितना था? 13.6 इंटू 3/4, ये कितना था? 13.6 इंटू 1/4, कैंसल 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 कैंसल, कितना आया? 3। तो ऐसा भी कर सकते हो। और एक मेथड है, तो और एक मेथड मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको खुद तो करना है। तो यू शुड नो कि ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमको? एनर्जी लेवल्स विद ट्रांजिशन फॉर एटम्स आर शोन। तो ट्रांजिशन बताए हैं, तो दे आर गिविंग यू ट्रांजिशंस, देन यू शुड नो एनर्जीज भी बताए हैं। द ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू emission of radiation of maximum and minimum wavelength are maximum and minimum wavelength। ट्रांजिशन जब भी होगा कहां से? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे। तो डू यू रिमेंबर व्हाट इज थर्ड पोस्टुलेट? En माइनस EP मतलब डेल्टा E, डेल्टा E मतलब इमिशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू h nu, राइट? बट व्हाट इज nu? C by lambda. Do you see? Difference in energy is inversely proportional to wavelength. जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? ट्रांजिशंस करस्पॉन्डिंग टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ होना है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम। वेरी गुड। और मिनिमम वेवलेंथ होना है तो एनर्जी डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। तो हो गया, इसमें देख के समझ में आ जाएगा। व्हाट इज 0 माइनस माइनस 2? 2। तो ये डिफरेंस कितना? 2 eV, राइट? इन दोनों का डिफरेंस कितना? 2.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 4.5। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 8। करेक्ट। सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किसका है? 2 eV, मतलब A का सबसे कम एनर्जी डिफरेंस A का है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? A।
तो पहला आना चाहिए ए, मतलब बी और डी में से एक ऑप्शन। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, जिसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। कौन सा सबसे ज्यादा है, डी का, तो डी एंड ए, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी। मैं वापस बता देता हूँ, एनर्जी डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी डिफरेंस। उल्टा भी बोल सकते हो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस। जितना कम एनर्जी डिफरेंस होगा उतना बड़ा होगा वेवलेंथ। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस कहाँ पे है, ए के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए है, डी के लिए। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका, ए का। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका, डी का। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग बोहर्स मॉडल, orbital period. Orbital period, what is the meaning of period? The time taken by electron to complete one round, एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो। तो using Bohr's model, orbital period of electron in hydrogen atom in nth orbit is, how much is the orbital period? बहुत सिंपल है, तो बेसिक you know what is speed, distance upon time. So from here, time will be distance upon speed. Distance upon speed. So time period t will be distance covered in one revolution, one round. How much is the distance covered in one round? 2 pi r. लेकिन कौन सा ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। स्पीड कितना nth ऑर्बिट में, vn, राइट। तो डू यू नो व्हाट इज rn एंड vn? यस, यू नो व्हाट इज rn एंड vn, अभी तो डिराइव किया था। व्हाट इज rn? h square epsilon 0 upon pi me square n square by z। लेकिन हमको बोला है कि हाइड्रोजन एटम है, चेक कर लेंगे, नहीं तो फॉर्मूला याद रख लेना, h square। तो यू शुड रिमेंबर फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला rn का, h square epsilon 0 upon pi me square। इधर ऊपर आता है n square, नीचे आता है z, लेकिन आइटम कौन सा है, हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 1। एंड व्हाट इज vn? vn कितना, e स्क्वायर बाय 2h epsilon 0, और यहाँ पे आता है 1/n। अगर ये नहीं याद रहा तो इसका भी ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, फिजिक्स है बेसिकली। तो द आइडिया हियर इज, याद रखना, बहुत लॉजिकल है ये। पहले ऑर्बिट का रेडियस दूसरे के कंपैरिजन में छोटा होगा, दूसरे का रेडियस तीसरे के कंपैरिजन में छोटा होगा, सिंपल। जितना दूर जाओगे उतना रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब Rn शुड बी इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जितना दूर जाओगे उतना रेडियस बढ़ेगा। कभी ऐसा होता है क्या, दूसरा ऑर्बिट का रेडियस पहले से कम है, तीसरे का ऑर्बिट दूसरे से कम है, ऐसा कभी होता है, कभी देखा है ऐसा? Have you seen like this? Third orbit is at the first place. नहीं, तो this is logic. और ऊपर से you should know one more thing. Velocity for anything in physics comes from energy. Energy comes from force. जितना इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा उतना फोर्स कम होगा। किसका फोर्स? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो लॉजिकली जितना हायर ऑर्बिट होगा स्पीड उतना ही कम होगा। हाँ, तो फिर इसलिए Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। गुड, अब ये हो गया। देन हमको फाइंड करना था t। व्हाट इज t? 2 pi Rn by Vn। बट व्हाट इज Rn? h square epsilon 0 upon pi me square or n square, or v is this e square upon
2h epsilon 0 1 by n। करेक्ट। तो ये क्या आएगा, नंबर 1 h स्क्वायर और ये h ऊपर जाएगा तो कितना आ गया h क्यूब, और ये पाई और ये पाई गया गया। करेक्ट। तो यू विल हैव ये 2 भी ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 4, h स्क्वायर और h कितना h क्यूब, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 कितना एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, n स्क्वायर और ये ऊपर गया तो कितना n क्यूब। करेक्ट। m e रेज टू 4। करेक्ट। तो ऐसा आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए 4h क्यूब एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n क्यूब m e रेज टू 4। कुछ रह गया तो देख लेंगे। देखो 4 एक ही जगह पे है, 4 खत्म है ना। 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब n क्यूब h क्यूब n क्यूब m e रेज टू 4 m e रेज टू 4। ऑप्शन नंबर D। So next question, in the next question, what they are telling you is Bohr model is applied to a particle of mass m and charge q. Remember, Bohr model is applied to a charge q. जब चार्ज की बात होगी तो हाई चांस कि आपको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, तो साइक्लोट्रॉन याद होना चाहिए। रिमेंबर व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या था, याद है आपको? याद तो होगा नहीं क्योंकि दिस टाइम इट वाज डिलीटेड। तो हमारे पास एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इस ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मूविंग चार्ज आ गया तो ये स्टेटमेंट अच्छे से सुन लेना, मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन तो करता नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कर्वेचर देने का काम करता है। मतलब जैसे ही ये यहाँ पे आया, पहले तो स्ट्रेट लाइन में, अब ये स्टार्ट हो जाएगा परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स चाहिए कंपल्सरी, सेंट्रीपिटल फोर्स। हर एक फोर्स का होता है सोर्स, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि और कुछ है नहीं, क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो यू शुड रिमेंबर every force must have a source. In this case you have only force which is magnetic, क्योंकि क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पढ़ा रहा हूँ इधर, तो ध्यान यहाँ पे। ओके, Bohr model is applied to a particle of mass m and charge q is moving in a plane under the influence of transverse magnetic field, magnetic field. The energy of the charged particle in the nth level will be, energy पूछा है। So as I told you, मैंने अभी बताया आपको, necessary centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। ये क्या होता है, QVB। अगर याद होगा, फोर्स ऑन अ चार्ज इट इज ऑलवेज, याद होगा, Q V बार क्रॉस B बार। इसका मैग्नीट्यूड होता है QVB साइन थीटा। लेकिन ट्रांसवर्स फील्ड मतलब परपेंडिकुलर फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू 90 साइन 90 is 1, इसलिए हम लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम लिखते हैं QVB। राइट। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, kinetic. What is kinetic energy? Half mv square, half mv square। एक काम करो, इसको mv square रखो यहाँ पे, QVBR। करेक्ट, हमें चाहिए था हाफ, तो हाफ एंड हाफ। राइट। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है तो क्या दिख रहा है ऑप्शन में, B yes, Q yes, R is not here, R नहीं है, और क्या नहीं है, B नहीं है। इसका मतलब B और R नहीं चाहिए। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, तो लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी। क्या नहीं चाहिए, V और R नहीं चाहिए। तो V और R नहीं चाहिए तो एक काम करना, V और R को अलग से लिख देना, क्योंकि नहीं चाहिए। एक बार समझ में आ गया ना, ये नहीं चाहिए, तो अभी इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या है N और H और पाई भी है। तो डू यू रिमेंबर NH अपॉन 2 पाई कहाँ था, Bohr's सेकेंड पोस्टुलेट। तो बट इफ यू रिमेंबर L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई,
But what is L? MVR, NH upon 2 pi. So what is VR? NH upon 2 pi m. Equation number 2. ये इक्वेशन नंबर 2 को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो काइनेटिक एनर्जी will be equal to QB by 2, QB by 2, and VR is NH upon 2 pi m. Correct. 2 into 2 4, तो 4 pi m. तो ऐसा आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए 4 pi m, ऊपर आना चाहिए QBNH. 4 pi m QBNH, ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना, एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी? काइनेटिक. काइनेटिक का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर एडजस्ट करना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मेर सीरीज in hydrogen spectrum is lambda. What is the wavelength of second line in the same series? तो hydrogen spectrum I hope is clear to you. If it is not, मैं बता देता हूँ. ये है फर्स्ट लेवल, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिट को सर्कल की जगह पे हमने दिखा दिया स्ट्रेट लाइन. देन जस्ट अ मिनट, दिस इज जस्ट अ डेमो लाइन, इसको बाद में हटा दूंगा मैं. तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट लेवल. फिर होता है सेकेंड लेवल, फिर आगे आपके पास थर्ड लेवल. जैसे जैसे आप हायर जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कम होते जाता है. यू नो इट बिकम्स लेस एंड लेस. क्यों? इट गोज ऑन रिड्यूसिंग. क्यों? एनर्जी का लेवल का डिफरेंस कम क्यों होता है यहाँ पे? हाँ, नहीं, डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. ये डिस्टेंस का मैटर ही नहीं है. दिस इज एनर्जी. एनर्जी डिफरेंस है, ये डिस्टेंस नहीं. डू यू रिमेम्बर एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज -13.6 बाय n स्क्वायर eV. तो एनर्जी इज डिक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ n स्क्वायर. पहले ऑर्बिट में होगा -13.6, दूसरे में होगा -13.6 by 4. व्हाट इज -13.6 by 4? हाँ, -3.4. तो -3.4 ये आ जाएगा -13.6. व्हाट इज बाय 9? 1.5. देन 4 डालोगे तो -0.8 के आसपास आता है. तो डू यू सी एनर्जी का डिफरेंस कम होते जा रहा है. पहले दो का डिफरेंस कितना है? -13.6 प्लस 3.4 मतलब 10.2. फिर कितना है? -3.4 प्लस 1.5 1.9. और फिर कितना है? 0.7. तो एनर्जी का डिफरेंस क्या हो रहा है? कम 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 कम. दैट इज वाई हम लोग ऐसा दिखाते हैं उसको. हम लोग पहले दो ऑर्बिट्स में, पहले दो लेवल्स में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग एनर्जी डिफरेंस कम करते जाते हैं. अब अगर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. कहाँ पे है वो? फर्स्ट ऑर्बिट में. उसको क्या बोलते हो? ग्राउंड स्टेट. उसके बाद बाकी ऑर्बिट्स क्या है? खाली है, एम्प्टी है. समहाउ आपने कुछ एनर्जी दे दिया और आपने इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में डाल दिया, तो वो वहां पर रुकेगा नहीं. क्यों? बिकॉज इट इज अनस्टेबल स्टेट. इसको आप बोलते हो एक्साइटेड स्टेट. अब बहुत सारे क्वेश्चंस में गलती करके रखी है, तो गलती पहले क्या है समझ लो. ये है ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मतलब उसका घर. घर क्यों? बिकॉज मोस्ट स्टेबल, राइट. तो दिस इज ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज फर्स्ट लेवल. मैंने इसको एनर्जी दी, इट गोज हियर. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड. बट एन की वैल्यू कितनी है? 2. और एनर्जी दी सेकेंड एक्साइटेड, बट एन की वैल्यू कितनी है? 3. तो ये याद रखना. अब ऐसा है कि जब ये हायर स्टेट में है तो ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है. इसका लाइफ टाइम मतलब ये हायर लेवल में कितने टाइम तक रुकता है? दैट इज 10⁻⁸ -7 सेकेंड. बहुत कम टाइम तक. फिर ट्रांजिशन करेगा. कहाँ जाएगा? जाके कहाँ जाएगा? अब कहाँ जा सकता है? लोअर लेवल पे आएगा, या तो डायरेक्टली ऊपर से नीचे, या फिर पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से डायरेक्ट नीचे, या फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ. तो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस. बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है ट्रांजिशंस के. ईच ट्रांजिशन, जब भी ट्रांजिशन होगा
तो एनर्जी इमिट होगा और उसको बोलते हो लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन। अब अगर ट्रांजिशन हो गया पहले लेवल पे तो कौन सा सीरीज, ओके लाइनमैन सीरीज। तो ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, इंफिनिटी टू 1, लाइनमैन। दूसरा बाल्मेर, फिर पास्ट चेन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड। तो इतना अगर पता है तो क्वेश्चन अगला सॉल्व करना बहुत इजी है। तो अगर 2 to 1 ट्रांजिशन हुआ इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज, 3 to 1 हुआ तो सेकेंड लाइन, 4 to 1 हुआ तो थर्ड लाइन। हमारे पास कौन सा सीरीज बोला है, बाल्मेर। बाल्मेर में ट्रांजिशन कहाँ होता है, 2 पे। तो अगर आपका ट्रांजिशन होता है कहां से, n इक्वल टू 3 से, कहां पे, p इक्वल टू 2 पे, इसको बोलते हो फर्स्ट लाइन। और आपको पता होगा 1 बाय लैम्डा इज r, 1 बाय p स्क्वायर मतलब 1 बाय 4, 1 बाय n स्क्वायर मतलब 1 बाय 9। करेक्ट, दिस इज हाउ मच, 5 बाय 36। तो ये आ जाएगा 5r बाय 36। तो लैम्डा कितना आ गया, 36 बाय 5r। राइट, ये क्या है, ये लैम्डा 1 है, तो दिस इज लैम्डा 1। आगे बोला है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ द सेम सीरीज। व्हाट इज सेकंड लाइन, और सेकंड लाइन ट्रांजिशन इज फ्रॉम 4 एंड ट्रांजिशन इज वेयर 2, क्योंकि सेम सीरीज है ना, सेम सीरीज। तो 1 बाय लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू r 1 बाय 4 minus 1 by 16. What is this? 1 by lambda 2 is equal to r. अरे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर लो, 3 by 16, तो 3r by 16। तो लैम्डा 2 कितना आ गया, 16 by 3r। तो लैम्डा 2 by लैम्डा 1 कर लेना। व्हाट इज लैम्डा 2, 16 by 3r। व्हाट इज लैम्डा 1, 36 by 5r, 36 by 5r। कैंसल एंड कैंसल, 8 and 18, 4 and 9। करेक्ट, तो आ गया। तो क्या आ गया ये, 4 by 3 and 5 by 9 कितना आ गया, 20 by 27। तो what is lambda 2, 20 by 27 of lambda 1, 20 by 27, option number A। So calculations पे be little careful because यहाँ पे गलती हुई तो गए, या फिर अभी अगर और आपको शॉर्टकट्स मानने हो तो देयर आर मेनी शॉर्टकट्स इन कैलकुलेशन दैट डू एग्जिस्ट। जैसे लैम्डा 2 by लैम्डा 1, व्हाट वाज लैम्डा 2, 16 r by क्या 3, सॉरी 16 by 3r, so it was 16 by 3r, 16 by 3r। व्हाट इज लैम्डा 1, व्हाट वाज लैम्डा 1, 36 by 5r। तो ये तो बहुत ही सिंपल था एक्चुअली, 4 जा एंड 9 जा, खत्म। 4 4 जा 16, 4 9 जा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको, इट्स नॉट एन इशू। तो ये आपको ऐसा भी मिल सकता था डायरेक्टली 20 by 27। गुड, तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो डू कैलकुलेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन इज 8th number 2019 CET। If the speed of an electron of hydrogen atom in ground state is 2.2 into 10 power 6, ground state मतलब कौन सा state, n equal to 1, then its speed in third excited। अब बहुत सारे बुक्स में 90% बुक्स में इसका आंसर गलत दिया है। देखो सबसे पहला आपको पता होना चाहिए v is inversely proportional to n, है ना, हमने लिखा था, हमने कहीं तो वो यूज किया है, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो बहुत सिंपल है, इसका मतलब v2 by v1 is n1 by n2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो v2 n2 v1 n1।
तो V2 will be equal to N1 by N2 into V1. N1 मतलब फर्स्ट स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब N की वैल्यू 1, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा स्टेट 4, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बुक्स में इसको 3 करके रखा है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज 4, N equal to 4, what is V1? 2.2 into 10 power 6, 10 power 6। तो एक काम करना, ये 10 power 6 था, एक 10 इसको दे देना, 22 by 4 into 10 power 5। what is 22 by 4? 5.5 into 10 power 5 meter per second। ऑप्शन नंबर बी। in hydrogen emission spectrum for any series, मतलब कोई भी सीरीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीमेन बाल्मर फास्टन ब्रैकेट फुंड, the principal quantum number is n, corresponding maximum wavelength। तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा, और एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम तब होता है, अगर आपको एनर्जी लेवल्स याद है मैं बता देता हूँ, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम, अब देखो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसके ऊपर लेवल 4, तो लॉजिकली थिंक लॉजिकली, एनर्जी डिफरेंस क्या चाहिए, मिनिमम। अब मैं कोई भी एक लेवल ले लेता हूँ, लेवल नंबर 1, लेट्स से लेवल नंबर 1, राइट। अगर ट्रांजिशन 2 से 1 हुआ, या 3 से 1 हुआ, या 4 से 1 हुआ, तो एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम किसके लिए, 2 to 1, करेक्ट, राइट। अगर ट्रांजिशन 2 पे हो रहा होता तो 3 to 2 या फिर 4 to 2, तो एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम कब है, 3 to 2। वेरी गुड। अगर हमको पता ही नहीं कि कौन सा लेवल कौन सा है, हमको नहीं पता कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, तो किसी भी एक लेवल को बोल दो n, तो उसके ऊपर का लेवल कौन सा हुआ, n+1। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होने के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, n+1 से n तक, बस खत्म। इफ यू नो दिस यू हैव योर आंसर। अब हमको पूछा क्या था, हमको पूछा ये है corresponding maximum wavelength lambda is, so do you remember 1 by lambda is equal to r 1 by p square, तो मैं इस बार बोलूंगा n1 minus 1 by n2, where n1 is lower level, मतलब n1 को मैं बोलूंगा n, और n2 is higher level, मतलब n+1। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 by lambda equal to r 1 upon n square minus 1 upon n+1 का स्क्वायर। गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व, तो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 1 by lambda equal to r n+1 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन दोनों का प्रोडक्ट, n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर। 1 by lambda equal to r, what is n+1 bracket square, n square plus 2n plus 1 minus n square, gaya and there, gone। This is n square into n+1 square। हमें क्या पूछा था, वेवलेंथ पूछा था कि रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ पूछा था, वेवलेंथ, इसको उल्टा कर दो, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, बाहर क्या है r है, अंदर क्या है 2n+1 है, तो n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन r इंटू 2n+1, n स्क्वायर n+1 स्क्वायर अपॉन r इंटू 2n+1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन चालू करने से पहले, ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछा होता तो उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट।
मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम। तो ट्रांजिशन हमेशा कहां से होगा? इन्फिनिटी से, राइट। तो व्हेनेवर ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी ऑर्बिट, देन जो भी वेवलेंथ मिलेगा उसको बोलते हो सीरीज लिमिट। उस सीरीज का लिमिट, बाल्मेर का, पास्चन का, ब्रैकेट का, फोर्ड का या फिर लीमेन का। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट और आपको शॉर्टकट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो बना लेंगे। व्हाट वाज 1 बाय लैम्डा आर, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब लिमिट सीरीज कोई भी हो, आपको अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो ट्रांजिशन कहां से होना चाहिए? इंफिनिटी से, मतलब n शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो 1 बाय लैम्डा क्या आएगा? r 1 बाय पी स्क्वायर और 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर इज इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो ये टर्म गया, तो क्या बचा? r अपॉन पी स्क्वायर, मतलब लैम्डा क्या आएगा? पी स्क्वायर बाय r, करेक्ट। तो सीरीज लिमिट का जनरल फॉर्मूला बना लिया आपने, दैट इज पी स्क्वायर बाय r। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सीरीज लिमिट? पी स्क्वायर बाय r। ऊपर से और एक चीज याद रख लो, 1 अपॉन r ये हमेशा होता है 911.5 एंगस्ट्रॉम। 1 बाय r क्या आ गया? पी स्क्वायर। बुक्स में इसको 911.5 की जगह पे राउंड ऑफ करके 912 लिख देते हैं। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा का फॉर्मूला। कौन सा लैम्डा? सीरीज लिमिट, SL, सीरीज लिमिट। अब इमेजिन आपको पूछा होगा व्हाट इज सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज? व्हाट इज कहाँ ट्रांजिशन कहाँ पे होते हैं? ग्राउंड पे, मतलब P इक्वल टू 1। तो P इक्वल टू 1 मतलब लीमेन सीरीज के लिए सीरीज लिमिट होगा 912, करेक्ट। हाउ डू यू नो इट इज राइट और रॉन्ग? लाइमन सीरीज ये बाद में मिला, पहले कौन मिला? बाल्मेर। क्यों पहले मिला? क्योंकि वो विजिबल में आता है, और लीमेन सीरीज किस में आता है? अल्ट्रावायलेट। तो ये अल्ट्रावायलेट ही है, तो 912 इज इन अल्ट्रावायलेट। अगर सपोज बाल्मेर के लिए पूछा होता व्हाट इज पी वैल्यू फॉर बाल्मेर? 2। व्हाट इज 2 स्क्वायर? व्हाट इज 4 into 912? 3648। ये आ गया क्या विजिबल में? यस, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला है, यू कैन फाइंड आउट सीरीज लिमिट फॉर एनी सीरीज। और सीरीज लिमिट मतलब कौन सा वेवलेंथ? कौन सा? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम वेवलेंथ। वेरी गुड, दिस इज मिनिमम वेवलेंथ, मतलब ये लोअर लिमिट है। बाल्मेर सीरीज में इससे नीचे मिल नहीं सकता आपको। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। So this is series limit formula, which is P square by R. Good. Next question. In Balmer series, wavelength of first line is lambda 1. In bracket series, wavelength of first line is lambda 2. Then what is lambda 1 by lambda 2? So for Balmer series, what is first line in Balmer series? कहां से कहां तक? बाल्मेर में 3 to 2। वेरी गुड। तो ये पता होना चाहिए, बाल्मेर में यू हैव ट्रांजिशन ऑकरिंग फ्रॉम 3 to 2, मतलब 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, मतलब कितना? अभी तो किया था 5r by 36, 5r by 36, 1 by lambda 1, करेक्ट। तो लैम्डा 1 कितना? 36 by 5r, 36 by 5r। फॉर विच सीरीज? दूसरा कौन सा सीरीज है? ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज में कौन सा लाइन बोला है? फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन ब्रैकेट सीरीज में क्या आएगा? लीमेन बाल्मेर पास्चन ब्रैकेट, मतलब P की वैल्यू 4, P की वैल्यू 4 मतलब P स्क्वायर इज 16 एंड N की वैल्यू 5 मतलब 25। 25 माइनस 16 कितना? नहीं, तो 1 by lambda 2 equal to R 9 upon 25 into 16, राइट। और 25 into 16 करते तो आता ही है, इट इज 400।
क्योंकि 25 into 10 is 250, 25 into 6 is 150, 250 plus 150 is 400. गुड, तो लैम्डा 2 कितना आ गया आपके पास 400 by 9r. So what is lambda 1 by lambda 2? What is lambda 1? 36 by 5r, and this is 400 by 9r. Correct. Then 4 9s are 400s are आर तो गया, 1s एंड 20s मत करना क्योंकि नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, राइट. 9 and 9 81 अपॉन 100 into 5. नहीं 500 तो नहीं करेंगे फिलहाल, क्यों नहीं करेंगे, आंसर एग्जैक्ट चाहिए ना. व्हाट इज 81 by 100? 0.81. व्हाट इज 0.81 और व्हाट इज 1 by 5? 0.2. 0.2. What is 0.81 into 0.2? 0.81 into 0.2 कितना? 0.162. 0.162 ऐसा कुछ है. ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन. An electron of stationary hydrogen atom jumps from 4th energy level to ground level. The velocity that the photon acquired as a result of electron transition will be, where h is Planck's constant, r is Rydberg constant, m is mass of photon. तो अच्छा क्वेश्चन है. आपको बोला है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है 4 to 1, and because of this transition the velocity that the photon will acquire. तो सबसे पहले velocity of photon निकालना कैसे, तो velocity of photon निकालने से पहले you should know कि 1 by lambda फाइंड कर लो. क्यों? क्योंकि Rydberg कांस्टेंट भी है, तो आपको 1 by lambda तो चाहिए, which is r. कहाँ से ट्रांजिशन हुआ 4 से, कहाँ पे हुआ 1 पे, मतलब 1 minus 1 by 16. What is 1 minus 1 by 16? 15 by 16. 15 by 16. Right. अब 16 16 16 हर जगह पे, 15 एक ही जगह पे है, तो हाई चांसेस ऑफ गेटिंग ऑप्शन नंबर डी विदाउट सॉल्विंग. लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं. 1 by lambda से हमको वेलोसिटी कैसे मिल सकता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? Remember? Do you remember? Momentum is h upon lambda, but momentum is mass into velocity, which is h upon lambda. So velocity is h upon m or 1 by lambda. So h upon m, but what is 1 by lambda? 15 r by 16. तो v क्या मिलना चाहिए 15 HR upon 16m. 15 HR upon 16m. Option number D. Question number 12. Next question. The frequencies for series limit of Balmer and Paschen respectively are nu1 and nu3. If the frequency of first line of Balmer series is nu2, then the relation between nu1, nu2 and nu3 is. Now, this is kind of a joke, but थोड़ा difficult to understand. Frequencies of series limit of Balmer. Balmer का series limit कैसे find करोगे? मैंने अभी बताया था. Series limit मतलब smallest, या फिर इतना भी याद रह गया ना, r square by p. P की p square. हाँ, मैं I am asking you what is 1 by lambda. Q, y. Number 1 is y because frequency is c by lambda. तो हमको क्या चाहिए 1 by lambda. तो टाइम कैसे बचाओगे ये भी सोचना पड़ता है. तो what I am asking you is what is 1 by lambda? R square by p square
या फिर आर स्क्वायर बाई पी, आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो 1 बाय लैम्डा आर बाय पी स्क्वायर, so it is not r square by p, it is r by p square. Good. Then frequency चाहिए अगर आपको, what is frequency? c by lambda, तो c by lambda will be rc by p square, ये मिल जाएगा frequency, frequency corresponding to series limit. आप कौन से दो सीरीज लिमिट बोले हैं? बाल्मेर एंड पास्चेन, लीमेन बाल्मेर पास्चेन। तो बाल्मेर के लिए सीरीज लिमिट को क्या बोला है? नो1, राइट। तो ये क्या आएगा? आर सी बाय पी क्या होता है बाल्मेर का? 2 स्क्वायर मतलब 4, तो आर सी बाय 4, करेक्ट। सिमिलरली नो थ्री किसका सीरीज लिमिट था? पास्चेन। पास्चेन के लिए पी की वैल्यू क्या होती है? 3 मतलब 9, ये आ गया नो वन एंड नो थ्री। अब बोला है if frequency of first line of Balmer series, what is first line of Balmer series? P square minus n square. So what is the first line? What is P for Balmer? 2, और ये कितना आ गया? 9। ये हमने अभी अभी देखा था 5 by 36, तो 1 by lambda is 5r by 36, तो c by lambda this will be frequency, कौन सा frequency? नो2, क्योंकि इसको नाम क्या दिया उन्होंने? नो2 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5rc by 36. What do you see? Now do you notice something? नो1 is rc by 4, नो3 is rc by 9. एंड 5rc by 36, तो एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं, व्हाट इज नो1? व्हाट इज नो1? rc by 4. व्हाट इज नो2? rc by 9, नहीं 5 rc by 36। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि बुक्स में ऐसा लिखा होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं। व्हाट इज नो3? rc by 9, करेक्ट। तो by adding or subtracting something do you get? अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता तो क्या करते? माइनस करने के बाद क्या करते? अगर आप इसको माइनस करते तो यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, नीचे अपने आप आ जाता 36, करेक्ट, राइट। तो 5rc माइनस rc इज rc by 36, इक्वेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, फिर प्लस करके देखो, 5rc प्लस 4rc, 9rc by 36 इज rc by 4, तो ऐसा आएगा, मतलब कैसा आएगा? ये ऐसा आएगा, राइट। तो क्या आएगा? नो1 इक्वल टू नो2 प्लस नो3, तो नो1 इक्वल टू नो2 प्लस नो3 है क्या ऐसा? हाँ, अरे नो1 इज इक्वल टू नो2 प्लस नो3, नो1, मैं वापस बता रहा हूं, नो1 इक्वल टू नो2 प्लस नो3, मतलब नो1 माइनस नो2 इज नो3, तो कौन सा ऑप्शन है? ए। तो वेट, सही है, आंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। जो क्वेश्चन ओरली होता है उसके लिए टाइम पास नहीं करना है। अब ऐसा है, सीरीज लिमिट समझा है क्या आपको? सीरीज लिमिट समझा है? ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? इंफिनिटी से। कौन से तो सीरीज लिमिट बोले हैं? बाल्मेर एंड पास्चेन। बाल्मेर का यानी लोअर लेवल पे इक्वल टू 2, पास्चेन का इसके ऊपर का, बराबर कौन सा? 3। ये कौन सा है? इंफिनिटी। लॉजिकली स्पीकिंग इंफिनिटी टू 2 ये क्या है? सीरीज लिमिट। किसका है? बाल्मेर का। इसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? नो1। वेरी गुड। इसको करस्पॉन्डिंग कितना दिया है? नो1 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसका सीरीज लिमिट इंफिनिटी टू 3, इसका क्या बोला है? नो3 बोला है ना, ऐसा बोला है कि नहीं? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज, व्हाट इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज?
3 to 2, 3 to 2, इसका फ्रीक्वेंसी को कितना बोला है? nu 1 is nu 2 plus nu 3, nu 1 equal to nu 2 plus nu 3, तो what is nu 1 minus nu 2? nu 3. अब चॉइस इज योर्स, ये करना है कि ये करना है, कौन सा मेथड करोगे? सिर्फ कनेक्टेड रहो। सीरीज लिमिट इसलिए मैंने बार बार बताया, कहां से? इन्फिनिटी से। कहां पे? लोअर लेवल पर। पहला जो सीरीज बोला है बाल्मेर, मतलब इन्फिनिटी टू 2, लाइन ड्रॉ कर लिया, ये nu 1 हो गया। इन्फिनिटी टू 3, ये nu 3 हो गया। पहला लाइन बाल्मेर का 3 to 2, उसको क्या बोला है? nu 2 दिख रहा है, nu 1 इक्वल टू nu 2 प्लस nu 3, तो nu 1 माइनस nu 2 इक्वल टू nu 3। तो ये मेथड नंबर 2 इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन मेथड नंबर 1, तो आई प्रिफर यू सॉल्व बाय मेथड नंबर 2। तो ऑप्शन तो ए ही आएगा, and you solve by this method. Next question, 14th number. ये पहला क्वेश्चन है which is related to radioactivity. तो radioactivity के more questions we will be taking in upcoming sessions. और radioactive element has rate of disintegration 10,000 disintegration per minute at a particular instant of time. After 4 minutes, it becomes 2500 disintegrations per minute. The decay constant per minute is. तो थोड़ा सा थ्योरी पहले देख लेते हैं। You should know what is radioactivity. आपके पास कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए they emit something. When they emit something, that is called as radioactive decay. And what they emit, they can emit 3 different particles or radiation. एक है अल्फा पार्टिकल, एक है बीटा। बीटा में 2, नेगेटिव बीटा है, पॉजिटिव बीटा। नेगेटिव बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बीटा मतलब पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट प्रोटॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पॉजिटिव, मास कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19, लेकिन मास कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। तो पॉजिट्रॉन इज अ पॉजिटिव पार्टिकल विथ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and proton is a positive particle with mass of proton, right? Then तीसरा टाइप का एमिशन होता है gamma decay. Gamma decay में सिर्फ एनर्जी डीके होता है, that's it, only energy is emitted, no particle is emitted. अब ऐसा है, imagine हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। रेडियोएक्टिव मतलब अनस्टेबल, इसको हम बोलते हैं पेरेंट। अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैंने अभी भी बताया क्या होगा? डीके होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे जितना भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो एक साथ डीके नहीं होता। आप बोलो कि सबके सब रेडियोएक्टिव थे, तो सबके सब एक साथ डीके क्यों नहीं होते? क्योंकि सबके सब एक साथ बने भी नहीं थे। तो डिपेंड ऑन व्हाट इज द फॉर्मेशन टाइम। तो जो पहले बना वो पहले जाएगा लॉजिकली, तो इसमें से कुछ डीके हो जाएंगे, सम विल डीके। अब क्वेश्चन ये है कि 1 सेकेंड में कितने पेरेंट न्यूक्लियाई, जो नया बना ना, ये जो ब्लू में है इसको बोलते हैं डॉटर। तो हाउ मेनी पेरेंट न्यूक्लियाई विल डीके इनटू डॉटर? इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। जितना ज्यादा क्वांटिटी पेरेंट का उतना ज्यादा डीके। इसको हम लिखते कैसे है? dn/dt. Why dn/dt? Because derivative tells you something is changing with time. What is changing with time is number. किसका नंबर? पेरेंट का नंबर। तो जितना ज्यादा पेरेंट होगा उतना ज्यादा डीके होगा, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। dn/dt मतलब कितना नंबर कम हो रहा है। dn चेंज इन नंबर, dt इज पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन नंबर पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर इटसेल्फ। जितने ज्यादा नंबर उतना ज्यादा डीके। अब इसको आप ऐसा लिखते हो, dn/dt इक्वल टू सम कांस्टेंट विथ n। माइनस क्यों आया? कम हो रहा है। ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए ये आता है प्लस, क्योंकि हम लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं विदाउट एनी कंट्रोल। गुड। तो ये रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आस्क यू देयर इज ग्रोथ, तो ग्रोथ मतलब यहाँ पे आएगा प्लस। गुड, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। यहाँ तक क्लियर? ये है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। हम क्वेश्चन तो कल सॉल्व करेंगे, सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। अब
इसको आप, ये डेरिवेटिव फॉर्म है, डेरिवेटिव फॉर्म नहीं चाहिए तो पता होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। dn बाई dt इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लैम्बडा n, उसमें से लैम्बडा क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का जगह कहाँ होता है, इंटीग्रेशन के बाहर होता है। कहां से, इनिशियल क्वांटिटी n0 था, फाइनल क्वांटिटी n था। लेकिन याद रखना, हमेशा याद रखना, मैथ्स के कुछ बेसिक रूल्स है, आप जब तक वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं करते हो तब तक इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो। ये dn बाई dt था, यहाँ पे माइनस लैम्बडा n था, कौन वेरिएबल है, n, क्यों n कम हो रहा है, और कौन वेरिएबल है, टाइम, क्योंकि टाइम के साथ कम हो रहा है, तो दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि दो वेरिएबल है और सेपरेट कर सकते हो तो कर लो। तो dn बाई n इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt, फिर करना है इंटीग्रेट। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था, n0, ये कितना है, n, ओरिजिनल टाइम, इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम इज t। इसको सॉल्व करो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dn बाई n, natural log of n, limits n0 to n, and this is equal to minus lambda integration t, कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस लैम्बडा t, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास log of a माइनस log of b इज log of a अपॉन b, राइट, log of a अपॉन b इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। लॉग नहीं चाहिए तो एक्सपोनेंशियल लेना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों अपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। लॉग क्या करता है, स्केल को कंप्रेस करता है ना। व्हाट इज लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, व्हाट इज लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, व्हाट इज लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, मतलब 10 को 1 लिखो, 100 को 2 लिखो, 1000 को 3 लिखो, 10,000 को 4 लिखो, 1 लाख को 5 लिखो, तो 1 लाख को 5 लिख दिया, मतलब स्केल क्या हो गया, कंप्रेस। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, उल्टा। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल लोगे तो याद रखना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों को कैंसिल कर देते हैं, दे कैंसिल ईच अदर। तो इफ दे कैंसिल ईच अदर तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ नहीं बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा सिर्फ n अपॉन n0, लेकिन यहाँ पे आएगा e रेज टू, तो ये आएगा n0 e रेज टू माइनस लैम्बडा t, ये इसको भी बोलते हैं रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ। क्लियर, गुड। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है इस दोनों कॉन्सेप्ट पे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में।